क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब हम सीए फाइनल ऑडिट का चैप्टर है ये हमारा ऑडिट ऑफ बैंक्स। शुरू के 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी और मेरा ट्राई रहता है कि आप लोगों को वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए कंटेंट, और जिसमें से हम पढ़ रहे हैं वो आईसीआई का प्रैक्टिस मैनुअल ही है, तो एक रिलायबल रिसोर्स से बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। As a stat central auditor of a nationalized bank, what special points are to be borne in mind in the audit of compliance with statutory liquidity ratio SLR requirement? बेसिकली आपको SLR चेक करना है। आप एक बैंक के ऑडिटर हो और आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आप बैंक SLR मेंटेन कर पा रही है, SLR की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो देखते हैं क्या करना है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR रिक्वायरमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोले तो RBI, हमारे बैंक्स का ओम्बुड्समैन। RBI रिक्वायर्स स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर ऑफ बैंक्स टू वेरीफाई द कंप्लाइंस with SLR requirement of 12 odd dates in different months of a financial year not being Fridays। हमारे फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। RBI कहता है 12 ऑड डेट्स उठाओ डिफरेंट मंथ्स की, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि वो फ्राइडे ना हो, और उस दिन चेक करो क्या SLR की रिक्वायरमेंट पूरी हो रखी है या नहीं हो रखी है। जितना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मेंटेन करना है बैंक को उतना मेंटेन है या नहीं है। और जो आपकी रिपोर्ट निकली, द रिजल्टेंट रिपोर्ट इज़ टू बी सेंट टू द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट कहाँ की? ऑफ द बैंक एंड टू रिजर्व बैंक। किस किस को भेजनी है रिपोर्ट? टॉप मैनेजमेंट ऑफ द बैंक को और रिजर्व बैंक को। द रिपोर्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स in relation to compliance with statutory liquidity ratio, इसको मैं SLR ही बोलूँगा। SLR requirement has to cover 2 aspects। बेसिकली जब भी आपकी रिपोर्ट ऑफ द स्टैट ऑडिटर होती है, जब हम SLR की कंप्लाइंस चेक करते हैं तो वो 2 एस्पेक्ट्स को ज़रूर कवर करती हैं। अब वो 2 एस्पेक्ट्स क्या हैं हम देख लेते हैं। करेक्टनेस ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ DTL, ये DTL डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ये आपका डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ है। पोजीशन, करेक्टनेस ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ DTL पोजीशन, आपकी DTL पोजीशन की कंपाइलेशन कितनी करेक्ट है वो देखना है। एंड मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स, आपने अपना DTL जो भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ है वो प्लस आपके लिक्विड एसेट्स कैसे मेंटेन कर रखे हैं। बस ये 2 चीज़ों के ऊपर बेस करती है हमारी SLR रिक्वायरमेंट। अब पढ़ते हैं मेन चीज़, ऑडिट अप्रोच। ऑडिट अप्रोच क्या होने वाली है, हमारा प्रोसीजर क्या रहने वाला है। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेलेवेंट सर्कुलर्स ऑफ द RBI पर्टिकुलरली रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन ऑफ आइटम्स ऑफ DTL। DTL इज़ अ वेरी मेन कॉम्पोनेंट टू अंडरस्टैंड या टू चेक द कंप्लाइंस ऑफ SLR। तो उसके लिए आप RBI के जितने भी रेलेवेंट सर्कुलर्स हैं वो ज़रूर देखो, जो कि पर्टिकुलरली DTL की कॉम्पोजिशन के बारे में ही बताते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हम लोगों को रेलेवेंट सर्कुलर्स पढ़ने हैं। रेलेवेंट सर्कुलर्स किसके? RBI के। नेक्स्ट आते हैं, require the branch auditor to send their weekly trial balance as on Friday and these are consolidated at the head office। हमें क्या मंगवाना है? हमें TB मंगवाने हैं वीकली ब्रांच ऑडिटर से फ्राइडे को, और उसको कंसोलिडेट करना है हेड ऑफिस में। बेस्ड ऑन दिस कंसोलिडेशन द DTL पोजीशन इज़ डिटरमाइंड फॉर एवरी रिपोर्टिंग फ्राइडे। जो 12 ऑड डेट्स निकालेंगे हम, उसकी रिपोर्टिंग जो फ्राइडे को करने वाले हैं उसमें हमें DTL की पोजीशन पता चलेगी।
इन रिपोर्ट्स के थ्रू। द स्टैट सेंट्रल ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट द ब्रांच ऑडिटर्स टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस रेलेवेंट टू द डेट सेलेक्टेड बाय हिम। जो हमारा स्टैट ऑडिटर है वो ब्रांच ऑडिटर को रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी डेट्स मैंने सेलेक्ट करी है एक बार ये अश्योर कर लो कि ट्रायल बैलेंस उस पर्टिकुलर डेट पर करेक्ट है, ये ज़रूर देख लेना। द ब्रांच ऑडिटर शुड ऑल्सो बी स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन द कैश बैलेंस एट द ब्रांच ऑन द सेलेक्टेड डेट्स। सेम डेट पर जिस पर हमने टीवी मांगा है, ट्रायल बैलेंस मांगा है, सेम डेट पर हम उन्हें कैश बैलेंस चेक करने के लिए भी बोलेंगे ब्रांच ऑडिटर को। तो जो हमारा सेंट्रल स्टैट ऑडिटर है वो दो चीज़ें मांगेगा, वीकली ट्रायल बैलेंस मांगेगा ताकि उसको फ्राइडे को पता चले कि DTL की पोजीशन क्या है, और दूसरा सेम डेट्स पर वो कैश बैलेंस भी पूछेगा, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा था दो एस्पेक्ट थे, लिक्विड एसेट्स भी था तो कैश का भी रोल आ जाता है इसके साथ। हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। पहले पॉइंट्स में तो रिलेवेंट सर्कुलर्स पढ़ने थे, सेकंड में हमें ब्रांच ऑडिटर से दो चीज़ें रिक्वेस्ट करनी थी, पहला वीकली ट्रायल बैलेंस और दूसरा हमारा कैश बैलेंसेस वेरीफाई करना। नेक्स्ट आता थर्ड पॉइंट, एग्जामिन ऑन अ टेस्ट बेसिस। टेस्ट करना है आपको, डिटेल में नहीं जाना। द कंसोलिडेशंस रिगार्डिंग डिटेल पोजीशन प्रिपेयर्ड बाय द बैंक विद रेफरेंस टू रिलेटेड रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस। जो भी कंसोलिडेशंस कर रखी हैं रिगार्डिंग डिटेल पोजीशंस की और जो ब्रांचेस से रिटर्न वो रिसीव हुई है उसको आप एक बार टेस्ट बेसिस पर चेक करोगे। द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ डन बाय द बैंक इज़ इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय द RBI। जो भी सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन है वो RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से है या नहीं है। तो इसके साथ हमारे 3 पॉइंट्स कवर हो गए। थर्ड पॉइंट में बेसिकली क्या कह रहा है कि डिटेल की पोजीशन जो बैंक ने प्रिपेयर करी है और जो रिटर्न ब्रांच से रिसीव हुई है उन दोनों को एक बार हम टेस्ट बेसिस पर चेक कर लेंगे और सिक्योरिटी वैल्यूएशन देख लेंगे कि RBI के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ के काफ़ी सारे पॉइंट हैं, काफ़ी सारे तो नहीं है, देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में अगर आप देखोगे तो ABCD फोर्थ के 4 पॉइंट्स ही हैं, देख लेते हैं। वाइल examining the computation of details, specifically examine that the following items have been excluded from liabilities। जब आप डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ देख रहे होगे तो ये सारी लाइबिलिटीज़ हटा देना। कौन कौन सी? पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरीज फ्रॉम द बोरोवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट कंसीडर्ड बैड एंड डाउटफुल। बेसिकली आपको बैड डेब्ट्स को हटा देना है। पार्ट अमाउंट्स जो बैड डेब्ट्स हो गए थे लेकिन उससे कुछ रिकवरी हो गई तो उसको तो हटा ही दो। नेक्स्ट आते हैं, अमाउंट्स रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी अगेंस्ट इम्पोर्ट बिल्स एंड हेल्ड इन सन्ड्री डिपॉजिट पेंडिंग रिसीट्स ऑफ फाइनल रेट्स। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, बेसिकली जो भी हमें INR में पैसे मिल गए हैं अगेंस्ट जो हमने इम्पोर्ट करा था और उसका जो डिपॉजिट है, सन्ड्री डिपॉजिट है, उसके फाइनल रेट्स की वजह से अभी वो पेंडिंग है। तो ये अभी एक लाइबिलिटी हमारी, हमने इम्पोर्ट करा है और INR में हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो इसको अभी एक्सक्लूड कर दो। ये लाइबिलिटी है बट इसको अभी एक्सक्लूड कर दो। Unadjusted deposits या balances lying in linked branches for agency business like dividend warrants, interest warrant, refund of application money, etc. in respect of shares debenture to the extent of payment made by other branches but not adjusted by the linked branches। जो भी अनएडजस्टेड बैलेंसेज है, जैसे कि हमारा डिविडेंड वारंट हो गया, इंटरेस्ट वारंट हो गया, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन हो गया, जिसकी पेमेंट करी थी अदर ब्रांच ने लेकिन अभी वो एडजस्ट नहीं हुआ है लिंक ब्रांच में, तो ये वाली लाइबिलिटीज़ को भी आप हटा दो। मार्जिन्स हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट फॉर फंडेड फैसिलिटीज़। जो भी हमने सन्ड्री डिपॉजिट्स के लिए मार्जिन्स रखे हुए हैं उसको भी आप हटा दो। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा आपको। 4 चीज़ें तो पार्ट रिकवरीज ऑफ बैड डेब्ट्स और हमारा जो भी इंडियन करेंसी के जो इंपोर्ट बिल्स थे उसके अगेंस्ट जो पेंडिंग अभी अमाउंट है जिसके रेट्स अभी फाइनल नहीं है वो, अनएडजस्टेड डिपॉजिट्स बैलेंसेस हटाने हैं और हमारा जो मार्जिन है सन्ड्री डिपॉजिट्स का फॉर फंडेड फैसिलिटीज़ उनको हटा देना है। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, लर्न ही करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। Similarly, specifically examine that the following items have been included in liabilities। अभी हमने 4 चीज़ों पर पढ़ी थी जो हमें लाइबिलिटी से एक्सक्लूड करनी है। अब कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हमें जो लाइबिलिटीज़ में इंक्लूड करनी है। इसके अंदर कितनी चीज़ें, इसके अंदर भी 4 ही चीज़ें हैं, देख लेते हैं।
नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इंक्लूडिंग दीज रिलेटेड टू फॉरेन ब्रांचेस, जो भी हमारे जो इंटर बैलेंसेज हैं फॉरेन ब्रांचेस के साथ या अदर ब्रांचेस के साथ, उसका अगर कोई क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, हमारा क्रेडिटर है दूसरा ब्रांच, तो उसको एज अ लायबिलिटी हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एज एट द एंड ऑफ द फॉर्म हाफ ईयर रिवर्स इन द बिगनिंग फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर। जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है एज एट द एंड ऑफ फॉर्म हाफ ईयर, जो कि रिवर्स होना है इन द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर, उसको हम आज ही लायबिलिटी कंसिडर कर लेंगे। ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ऊपर के 4 पॉइंट्स जो कि लायबिलिटी से एक्सक्लूड करने थे और नीचे के 4 पॉइंट्स जो लायबिलिटी में इंक्लूड करने थे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड बाय बैंक्स इन इंडिया नीड टू बी कंसिडर्ड एज लायबिलिटीज़ टू अदर। जो फ्रॉम अब्रॉड हमने बोरोइंग कर रखी है बाय बैंक्स इन इंडिया, वो हम क्या कंसिडर करेंगे, लायबिलिटीज़ टू अदर, एंड दस नीड्स टू बी कंसिडर्ड एट ग्रॉस लेवल अनलाइक लायबिलिटी टूवर्ड्स बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। जो आपकी लायबिलिटीज़ टूवर्ड्स बैंकिंग इन इंडिया है उसकी तरह नहीं, बल्कि जो बाहर के बैंक्स हैं हमारे, उनकी लायबिलिटीज़ टू अदर में कंसिडर करना। जो इंडियन बैंक्स के साथ हमारा बैलेंस है वो एक बार को नेट ऑफ हो सकता है, ये चीज़ आगे लिखी है, अभी देखना। जो अब्रॉड वाले हैं वो तो हमें लायबिलिटीज़ टू अदर कंसिडर करने हैं, इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, ग्रॉस लेवल पर कंसिडर करेंगे। और जो हमारे खुद के होते हैं लायबिलिटीज़ टुवर्ड्स बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये नेट ऑफ हो जाते हैं एसेट्स टुवर्ड्स बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो इंडिया वाले हैं वो तो नेट ऑफ हो जाते हैं, जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ टुवर्ड्स बैंक इन इंडिया हैं वो तो सेट ऑफ हो जाते हैं, लेकिन जो अब्रॉड वाले हैं वो ग्रॉस लेवल पर हमें लायबिलिटी कंसिडर करने हैं। Thus the adverse balance in nostro mirror account needs to be considered as liabilities to other। जो भी हमारा nostro mirror account है उसका adverse balance हमारी liabilities to other में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि nostro reconciliation of nostro काफ़ी केयरफुली करना चाहिए, देख लेते हैं। The reconciliation of nostro accounts with nostro mirror accounts needs to be scrutinized carefully to analyze and ascertain if any inwards remittances are received on behalf of customer constituents of the bank and have remained unaccounted। कोई चीज़ आप भूल गए हो, नॉस्ट्रो अकाउंट को नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट को रिकनसाइल करना बहुत ज़रूरी है और उसकी स्क्रूटनी भी काफ़ी केयरफुली करनी है, ताकि आपको पता लगे कि आपकी जितनी भी इनवर्ड रेमिटेंसेस थी कस्टमर से या कॉन्स्टिट्यूएंट से, वो अनअकाउंटेड तो नहीं रह गई है। एंड और एनी अदर डेबिट एंट्रीज, कुछ एंट्रीज जो डेबिट वाली हैं वो तो नहीं अनअकाउंटेड रही है। एंड आर पर्टेनिंग टू एनी लायबिलिटीज़ फॉर द बैंक, ऐसा तो नहीं कि वो लायबिलिटीज़ हैं लेकिन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रिमेन अनअकाउंटेड है। तो एक बार केयरफुली एनालाइज करके लायबिलिटी अगर जो एक्चुअल है उसे कैलकुलेट करके वो हम लायबिलिटीज़ में इंक्लूड करेंगे। हम वही 4 पॉइंट पढ़ रहे हैं जो हमें लायबिलिटी में इंक्लूड करना है, ठीक है। ऊपर के 4 पॉइंट, नीचे के 4 पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ, टेक्निकल है, याद करना है आप लोगों को। आगे चलते हैं। इन टोटल 4 पॉइंट बचे हैं बस। Examine whether the consolidation prepared by the bank include the relevant information in respect of all the branches। जो भी consolidations बनाई है डिफरेंट बैंक्स को लेकर, डिफरेंट ब्रांचेस को लेकर, एक बार आप उसको भी एग्जामिन करोगे, क्योंकि उससे हमारा इंटर बैलेंस एडजस्टमेंट पता लगता है, और अगर वो क्रेडिट है तो इंक्लूड है, डेबिट है तो एक्सक्लूड है, वो सब करना पड़ता है। तो ये एक बार आप एग्जामिन ज़रूर करोगे। It may be noted that even though interest accrues on a daily basis, it is recorded in the books only at periodic interval. Thus, examine whether such interest accrued but not accounted for in books is included in the computation of DTL। देखो, इंटरेस्ट जो अक्रू होता है वो तो डेली होता रहता है, लेकिन डलेगा कब बुक्स के अंदर, लेट से क्वार्टरली डलेगा, लेट से मंथली डलेगा। तो ये जो डिफरेंस है हमने इसको भी कंसिडर कर लिया है जब हम DTL की कंप्यूटेशन कर रहे हैं, क्योंकि DTL इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर SLR रिक्वायरमेंट। तो ये ज़रूर चेक करना आपने। द ऑडिटर एट द सेंट्रल लेवल शुड अप्लाई द ऑडिट प्रोसीजर्स लिस्टेड अबव to the overall consolidation prepared for the bank as a whole. Where such procedure is followed, the central auditor should adequately describe the same in his report। जो हमारा ऑडिटर है सेंट्रल लेवल पर, जो अभी तक हमने ऊपर के सारे प्रोसीजर पढ़े हैं वो सेंट्रल लेवल पर भी अप्लाई करेगा, और जब वो अप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली उसको रिपोर्ट में भी डालेगा।
नेक्स्ट आते हैं, वाइल रिपोर्टिंग ऑन कंप्लाइंस विद SLR रिक्वायरमेंट द ऑडिटर शुड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेज एंड स्टेट दैट ही हैज़ रिलाइड ऑन द रिटर्न्स रिसीव फ्रॉम द अनऑडिटेड ब्रांचेज इन फॉर्मिंग हिज ओपिनियन। हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कि ब्रांचेस से हम ट्रायल बैलेंस मंगवाएंगे, कैश को चेक करने के लिए बोलेंगे। अब लेट से वो अनऑडिटेड हैं, तो ये चीज़ हमारा जो सेंट्रल स्टैट ऑडिटर है ये अपनी रिपोर्ट में डालेगा कि उसने रिलाई करा है उन ब्रांचेस की जो कि अनऑडिटेड हैं। Recently, there has been introduction of automated data flow ADF for CRR and SLR reporting, and the auditor should develop necessary audit procedures around this. एक ऑटोमेटेड डेटा फ्लो के हिसाब से चेकिंग होने लगी है CRR और SLR को, तो जब ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोसीजर बनाएगा तो इनको भी कंसिडर कर, इन ADF को कंसिडर करके ही बनाएगा, इनके मतलब इसके अराउंड भी ऑडिट प्रोसीजर्स फ्रेम होंगे। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप करते हैं 8 के 8 पॉइंट्स का। ऊपर तो नॉर्मल बात लिखी थी 12 ऑड डेट्स के ऊपर हम लोग चेक करेंगे, वो फ्राइडे नहीं होना चाहिए। और ये जब हम चेक कर रहे वो जो रिपोर्ट बनेगी वो टॉप मैनेजमेंट ऑफ द बैंक और RBI को जाएगी। और जब हम चेक करते हैं SLR तो दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, DTL और लिक्विड एसेट्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाना शुरू करता। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि RBI के रेलिवेंट सर्कुलर्स पढ़ेगा हमारा सेंट्रल स्टैट ऑडिटर, जो कि DTL की कॉम्पोजिशन के बारे में बताते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था ब्रांच ऑडिटर से वीकली बेसिस पर ट्रायल बैलेंसेस मंगवाएगा और कैश बैलेंसेस भी उन डेट्स की उनको चेक करने के लिए बोलेगा। और ट्रायल बैलेंस में हमने ये भी पढ़ा था कि इससे वो DTL की पोजीशन डिटरमाइन कर पाएगा जब वो ट्रायल बैलेंस देख लेगा। थर्ड पे हमने पढ़ा था कि जो कंसोलिडेशंस करी गई हैं ब्रांच से रिटर्न रिसीव वाली, जो बेसिकली ब्रांचेस से जो डिटेल रिसीव हुई और जो कंसोलिडेशन हमने डिटेल की करी है उसको एग्जामिन करेगा और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ को देखेगा कि RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं आएगा। फिर हमने 4 चीज़ें पढ़ी जो हमें हटा देनी थी लाइबिलिटीज़ में से। तो पहला क्या था, पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरीज फ्रॉम द बोरोवर, जो हमें पहले हमने क्या मान लिया था, बैड डेब्ट्स मान लिए थे और जिसकी रिकवरी डाउटफुल थी। सेकंड, हमने जो भी INR में जो हमने इम्पोर्ट बिल्स कंसिडर करे हुए हैं और उसके फाइनल रेट्स अभी तक नहीं हुए हैं, उनको हटा दो। अनएडजस्टेड डिपॉजिट बैलेंसेस जो कि लिंक ब्रांच ने अभी एडजस्ट नहीं करे हैं, जिसकी पेमेंट अदर ब्रांचेस ने करी थी। मार्जिन्स जो हमने हेल्ड कर रखे थे सनडे डिपॉजिट के फॉर फंडेड फैसिलिटी, ये 4 चीज़ें आप हटा दो। 4 चीज़ें कौन कौन सी इंक्लूड कर दो, क्रेडिट बैलेंस जो कि ब्रांच अकाउंट्स ब्रांच एडजस्टमेंट में जो हमारा क्रेडिट बैलेंस निकल के आया, भले ही वो फॉरेन ब्रांच का क्यों ना, उसे ऐड कर लो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो अगले हाफ ईयर में रिवर्स होने वाला है उसको इंक्लूड कर लो। अब्रॉड की बोरोइंग्स लाइबिलिटीज़ टू अदर कंसिडर करके आप लाइबिलिटी में इंक्लूड कर लो। इसका दूसरा नाम था नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट्स। फिर बोला था नॉस्ट्रो अकाउंट और नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट को रिकनसाइल करना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ अनअकाउंटेड रह गई हो। फिर लास्ट के 4 पॉइंट बहुत सिंपल से थे कि जो भी कंसोलिडेशन बैंक ने बनाई है उसके लिए एक बार रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन कर लो। नेक्स्ट था हमारा जो इंटरेस्ट अप्रूव हुआ है और इंटरेस्ट बुकिंग की डेट्स में डिफरेंस होता है, तो आप उस डिफरेंस को भी कंसिडर करके ही डिटेल में कंसिडर करो। और सेंट्रल लेवल पर भी ऑडिट प्रोसीजर्स हम अप्लाई करेंगे, अगर करेंगे तो उसे रिपोर्ट में भी डालेंगे। लास्ट में अगर कोई ब्रांचेस से जिससे बैलेंस रिसीव हुआ है वो अनऑडिटेड है तो हम ये चीज़ रिपोर्ट में डालेंगे कि हमने अनऑडिटेड पर रिलाई करा है। और रिसेंटली एक नया ऑटोमेटेड डेटा फ्लो स्टार्ट हुआ है जिस CRR और SLR को चेक करने के लिए, तो हमारे ऑडिट प्रोसीजर उसके अराउंड भी बनेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टेक्निकल भी है। चाहे 2 बार वीडियो देख लेना, 3 बार देख लेना, समझ जाना पूरा और उसके हिसाब से ही लर्न करना। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो प्लीज़। बाय बाय।